हाय। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे, जो कि सिविल इंजीनियर की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि जब आप अगर स्टूडेंट हो, जब आप पास आउट होते हो, तो उसके बाद इसकी महत्व काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप एम्प्लॉय होते हो तो। और ऐसे भी आम पब्लिक को भी एक इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि कैसे अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उस चीज़ में भी अगर सोचा जाए तो उसमें भी ये काम में आती है। तो आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानते हैं। और ऐसे इसका जो अगर आप 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो तो उसके लिए ये चैप्टर है यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग क्या होता है? It is a method of working out the quantities of items and materials before construction of any project। ये क्या है कि एक मेथड है, जैसे कोई भी आप भवन बनाते हो तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स कितने कितने लगेंगे, उसी को टेकिंग आउट करना है। कि जैसे मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, सैंड हो गए, लेबर्स हो गए, इन सारे चीज़ों को आपको टेकिंग आउट कहते हैं। और ये आपका कोई भी प्रोजेक्ट का शुरुआत करने से पहले आपको जान लेना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं जान पाओगे तो क्या होगा कि आपका उस कंस्ट्रक्शन या कोई प्रोजेक्ट, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या कॉस्ट जाएगी वो इन्फिनिटी माना जाएगा। कि आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने से पहले हम उसका एस्टिमेटिंग करें। इसी का दूसरा जो डिफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एस्टिमेट इज ए रिकॉर्ड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स एंड आइटम्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड एज पर ड्राइंग। क्योंकि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके लिए ड्राइंग का होना नितांत आवश्यक है। उसी ड्राइंग के आधार पे आप जो है उसकी एस्टिमेटिंग करते हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एज पर ड्राइंग, है ना। कि तो आप उस ड्राइंग के आधार पर आप उसके रिकॉर्ड बनाते हो कि इसमें कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग होंगे, कितने क्यूबिक मीटर रिइंफोर्स्ड कंक्रीटिंग होंगे, कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक रखेंगे। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड निहित हो जाता है और उस आधार पर आगे का कंस्ट्रक्शन कर पाते हो। बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट करेक्ट एस्टिमेशन इज ऑब्वियस। अब है कि अगर आप करेक्ट एस्टिमेशन नहीं करते हो तब स्थितियां क्या आएगी, ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग। दो तरह की परिस्थितियां पैदा होगी। अगर आप करेक्ट एस्टिमेशन नहीं कर रहे हो तो दोनों चीज़ जो है, ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग, दोनों ही गड़बड़ चीज़ है, दोनों से ही आपको दिक्कत होगी। तो अगर मान लीजिए कि आपने अंडर एस्टिमेटिंग कर दिया कि प्रोजेक्ट अगर 50 लाख का होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन आपने उसका एस्टिमेटिंग कॉस्ट बता दिया 35 लाख, तो वो आपका अंडर एस्टिमेटिंग हो गया। तो अंडर एस्टिमेटिंग इफेक्ट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जब आप उसका एस्टिमेटिंग आपने उसका कम लागत में कर दिया तो आपका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो इफेक्ट डालेगा उसके कंप्लीशन पे। एंड प्रोवाइड अनप्लीजेंट शॉक टू क्लाइंट। अब है कि आपका जो क्लाइंट है उसे तो लगा कि हमारा ये वर्क 35 लाख में अगर पूरा हो जाएगा, और जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट 50 लाख था, तो उसको शॉक लगेगा कि अरे ये तो इंजीनियर्स जो बताए वो गलत बताए। तो ये हो जाती है अंडर एस्टिमेटिंग में। और इसके बाद होता है ओवर एस्टिमेटिंग। इन ओवर एस्टिमेटिंग द ओनर एंड्स ए प्रोजेक्ट आफ्टर पेइंग मोर देन नेसेसरी कॉस्ट। अब क्या होता है कि उसका प्रोजेक्ट है 35 लाख 50 लाख का, आपने उसका एस्टिमेटिंग बनाया 70 लाख का। तो पहले तो वो सोचा कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि 50 लाख उसको सोच रहा होगा कि अगर 50 लाख लगता तो शायद मैं बना लेता, लेकिन यहाँ तो हमारे जो इंजीनियर हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें 70 लाख लगेंगे। तो वो चीज़ जो है कि उसको दिक्कत लगेगा। एक तो कि उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट उसका होना चाहिए 50 लाख, लेकिन आपने जो उसमें रेट डाला वो सारे आपने गलत कर दिए, तो वो ओवर एस्टिमेटिंग हो गया।
तो वो ऑनर को बहुत इफेक्ट डालता है ना। और जो है कि ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि वो प्रोजेक्ट को वो छोड़ दे, ना बनाए, क्योंकि जो उसके पास अमाउंट्स थे, अगर उसने तय किया था कि 50 लाख तक हो जाएंगे तो मैं कर लूँगा, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट का जो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करके 70 लाख पहुंचा दिए, तो हो सकता है कि उस तरह की स्थिति में वो ऑनर में डिसाइड नॉट टू प्रोसीड विथ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट वो बंद कर देगा। इट विल बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर इंजीनियर्स टू एक्सप्लेन अबाउट एडिशनल मनी। अब क्या होगा कि आपने 70 लाख उसे बताया, वो बन गए कितने में, 50 लाख में, तो आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने जो 20 लाख बढ़ाया था कैसे बढ़ा दिया था, तो वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो इससे साफ जाहिर है कि आपको ना ओवर एस्टिमेटिंग करना है और ना अंडर एस्टिमेटिंग करना है। एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म नोन एज मेजरमेंट शीट। क्योंकि जब भी एस्टिमेट करते हैं, जो हम लोग टेकिंग आउट क्वांटिटीज करते हैं, तो उसको हम लेकर एक सीट में सब नोट करते हैं कि हमारा जो वर्क है, जैसे आप सपोज करो कि कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, फाउंडेशन। फाउंडेशन में सबसे पहला काम क्या होगा, अर्थवर्क। तो अर्थवर्क आप कितना कर रहे हो, तो उस सीट में आप उसको नोट करोगे कि 3 मीटर्स, अगर मान लो आप आइसोलेटेड फुटिंग बना रहे हो, तो हो गया कि 3 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स इंटू 1 मीटर का डेप्थ आप ले रहे हो, तो वो सारे चीज़ उसमें मेजरमेंट शीट में आप नोट करते जाते हो, और उस तरह से जो होता है वो आपका, जिसको उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और उसको कहते हैं मेजरमेंट शीट। अब इसका सेकंड पोजीशन आता है कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग आपने कर लिया, तो एस्टिमेटिंग में आपने क्या किया, टेकिंग आउट मटेरियल्स, जो आपने उसके जो मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ है उसके बारे में आपने जाना। अब कॉस्टिंग में क्या होगा कि जो मटेरियल्स का आपने क्वांटिटीज निकाला, उसी के कॉस्ट के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्टिंग। इट इज़ डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटीज of various items of any project on the basis of measurement sheet। आपने मेजरमेंट शीट पर आपने निकाल लिया क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स, और ये जो एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। कॉस्टिंग ऑफ एनी आइटम कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट रेट ऑफ आइटम टू क्वांटिटी ऑफ आइटम। आप मेजरमेंट शीट पे जो आपने निकाला क्वांटिटीज, अब जो क्वांटिटी आपने निकाला है उसका यूनिट रेट क्या है, कि जैसे आप सपोज करो कि आप रिइंफोर्स कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो आपका रिइंफोर्स कंक्रीटिंग का आइटम रेट क्या है। जैसे अभी हम लोग बोलचाल की भाषा में मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आपका 7000 पर MQ अगर RCC का रेट है, और आपका मेजरमेंट शीट पे जो है निकल गया 10 MQ, उसकी क्वांटिटी, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी 10 MQ निकला, और पर यूनिट का उसका कॉस्ट है 7000। तो ये जो हमारा कॉस्टिंग वाला जो फॉर्म शीट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 7000, इसका मतलब हो गया 70,000, वो उसका कॉस्टिंग आ गया। तो इस तरह से हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं और कॉस्टिंग करते हैं। बोलचाल की भाषा में ऐसे तो एस्टिमेटिंग को ही बोला जाता है कि किसी भी चीज़ का आप एस्टिमेट कर रहे हो तो दोनों चीज़ होता है, लेकिन एज पर इंजीनियर आपको ये जानना होगा कि एस्टिमेटिंग अलग चीज़ है और कॉस्टिंग अलग चीज़ है। कॉस्टिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म नोन एज अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, है ना। जो कॉस्टिंग जिस पर तैयार की जाती है, जिस सीट पे या जिस फॉर्म पे, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क are calculated by simple methods of mensuration, and from these quantities the cost is calculated। उसी तरह जैसे आप क्वांटिटी कैसे कहते हो कि जो सिंपल मेथड ऑफ मेंसुरेशन है कि L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी, बी इंटू एच, इसी तरह से इसमें हम लोग जो है इसकी क्वांटिटीज निकालते हैं और उसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेटेड कर लेते हैं। The calculation mainly consists of length into breadth into height और length into breadth, length into height।
इसी तरह का हमारा जो भी उसमें पूरे एस्टिमेटिंग में इसी तरह के टर्म आते हैं, कुछ नंबर्स भी आते हैं। अगर कहीं नंबर्स डालना हो तो नंबर्स डाले जाते हैं। जैसे आप सपोज करो कि आपको हिंज, तो वो नंबर्स में आते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ हिंज हैं। सपोज करो कि आप लेंथ में भी आएंगे कि मान लीजिए कोई आप उसमें रनिंग मीटर में डालना चाहते हो तो उसमें रनिंग मीटर में भी आएंगे। लेकिन मेनली आपका यही आता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, इसी का कैलकुलेशन करना रहता है। एक्यूरेसी इन एस्टीमेट इज एसेंशियल, अदरवाइज डिफरेंस may be developed between actual cost of a structure and estimated cost of a structure। अगर आप इसमें एक्यूरेसी नहीं बरतोगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि आपका एस्टिमेटिंग कॉस्ट कुछ रहेगा जबकि आपका कंप्लीशन कॉस्ट कुछ रहेगा, जिसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। दोनों में अंतर पड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एस्टिमेटिंग जब भी करो तो एक्यूरेट एस्टिमेट करो। अब इसके बाद दूसरा है पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करने का पर्पस क्या है? ऐसे तो मैं बताया हूँ, उसके अनुसार तुम लोग समझ गए कुछ भी कि इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एस्टिमेट उसका तैयार करें। एस्टिमेशन इज डन एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। एस्टिमेशन जब भी करेंगे आप तो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग का जानकारी जो आपके पास नहीं रहेगा तो आप एस्टिमेटिंग कभी नहीं कर पाओगे। और स्पेसिफिकेशन क्या होता है? उसकी गुणवत्ता जो होती है, कि जैसे आप लेके चलो कि आप एग्रीगेट ले रहे हैं तो एग्रीगेट अच्छा है कि नहीं, उसका स्पेसिफिकेशन जानना ज़रूरी होता है। जैसे आप स्टील यूज करते हो तो स्टील वो टाटा का है, सेल का है, लोकल है, ये सारे चीज़ स्पेसिफिकेशन में आपके पास रहनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं रहती है तो आप उसकी एस्टिमेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है और क्वालिटी के ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। तो उसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन इज यूजफुल फॉर बोथ ऑनर, डिपार्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, है ना, कि आप जो है उसका पर्पस जानने से ही आपको जो है कि ऑनर को या डिपार्टमेंट को या कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होगा। अब ये सब देखिए आपके पास जो है पर्पस है। फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। फर्स्ट, टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड कॉस्टिंग लेबर रिक्वायर्ड। आपको क्या है कि आपको जो है कि आप वेरियस मटेरियल का क्वांटिटी जान जाते हो, क्योंकि कोई अगर वर्क करोगे आप तो उसकी क्वांटिटी आपको पता नहीं रहेगी तो आप कैसे स्टैक करोगे मटेरियल को। अगर आपको सपोज करो किसी बिल्डिंग में 20 टन स्टील का यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 टन स्टील हमें चाहिए, तभी आप उसको हायर करोगे। आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा तो हो सकता है आप 10 टन हायर करो या 40 टन भी हायर कर ले सकते हो। तो आपका जो है क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल के बारे में बताता है। सेकंड, फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। टेक्निकल सैंक्शन होता है कि इसको ऐसे 6 सेमेस्टर में बच्चों को जानना है अकाउंट्स में, लेकिन टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो वो कितने अमाउंट का है और किस स्पेसिफिकेशन पर किया गया है, उसकी क्या क्वालिटी है, तो उस तरह से जो हायर अथॉरिटी होते हैं डिपार्टमेंट के वो उसका टेक्निकल सैंक्शन देते हैं कि अगर ये भवन काफ़ी लागत की है तो इसमें उच्चतम दर्जे की सारे मटेरियल्स प्रयोग में लाए गए हैं या नहीं, तो वो रहने के बाद ही जो है कि तब उसका टेक्निकल सैंक्शन मिलता है कि हाँ ये टेक्निकली दैट इज राइट। क्योंकि जब अगर बड़े भवन बनाओगे तो स्वाभाविक है कि उसमें उच्चतम क्वालिटी का माने अच्छे स्पेसिफिकेशन का मटेरियल यूज होनी चाहिए। थर्ड, फॉर इन्वाइटिंग टेंडर एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर एस्टिमेट आप निकाल लेते हो किसी भी प्रोजेक्ट का तो आप उसको जो है कि उसके आधार पर टेंडर दे सकते हो, माने कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो कि इतना करोड़ का ये वर्क है। वो कैसे आप जानोगे? एस्टिमेटिंग के बाद ही जानोगे। तो आपके लिए इनवाइटिंग टेंडर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है एस्टिमेटिंग करना, और तब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरेंज कर सकते हो। फोर्थ, टू हेल्प इन चेकिंग द वर्क एक्सिक्यूटिंग बाय
कॉन्ट्रैक्टर। अब क्या होता है कि जब एस्टीमेट बना हुआ रहता है तो उस परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्टर जो क्या होता है उसको स्टेप बाय स्टेप उसके रिगार्डिंग वर्क करता है कि हाँ हमें पहले जो है कि अर्थवर्क करना था, वो उसका देखेगा कि डायमेंशन क्या है, क्योंकि एस्टीमेट में ऑलरेडी रहेगा दिया हुआ, तो वो उसका 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जो भी उसका होगा उसके अनुसार हर स्टेप पे कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको रीड करता है एस्टीमेट से, और वैसा ही वो वर्क को एग्जीक्यूट करता है। तो एस्टीमेट हमको जो है कि उसमें हेल्प करता है टू हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर एस्टीमेट आप कर लेते हो कि हाँ हमारा इतना इतना MQ वर्क करना है, तो उससे आपको एक आइडिया ही मिल जाती है कि ये वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि आप किसी हर मैसन की एक एफिशिएंसी होती है कि वो एक दिन में कितनी ईंटें जोड़ सकता है, एक दिन में वो कितना MQ RCC कर सकता है, एक दिन में कितना MQ PCC कर सकता है, वो हम लोग आगे चल के रेट एनालिसिस में उसे देखेंगे। लेकिन वो एफिशिएंसी होती है। और आपका अगर आपने क्वांटिटी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अनुसार आपने क्वांटिटीज़ निकाल ली है, तो आप उससे उसका रेट एनालिसिस करके देख सकते हो कि कितने दिनों में ये वर्क पूरा हमारा होगा। तो ये हमको हेल्प करता है एस्टिमेटिंग की कंप्लीशन ऑफ वर्क में। टू हेल्प इन कंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर्मेलिटी सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि हमें टेक्निकल सैंक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है कि जो हायर अथॉरिटी देते हैं, तो हर का पावर अलग अलग निहित रहता है कि इतना करोड़ का है तो वो देंगे, इतने लाख का है तो वो देंगे। तो उस हिसाब से जब एस्टिमेटिंग हो जाता है तो हम उसे देखते हैं कि ये अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसके थ्रू दिया जा सकता है, क्योंकि जिसके पावर में आएगा वही देगा। तो एस्टिमेटिंग से हमें ये भी फ़ायदा होती है। तो ये सारे आपके पर्पस थे जो कि काम में। 7th, टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू ऑनर डिपार्टमेंट बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, है ना। कि अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट काफ़ी अधिक है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना होगा कि पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। इसकी कॉस्ट अगर बहुत अधिक है तो हमें कॉस्ट इसके लानी पड़ेगी दूसरे जगह से। तो आपको एक फाइनेंशियल जो प्लानिंग करना होगा आप करेंगे। तो ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पर ही डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके लाएं, या मेरे पास ऑलरेडी उतना पैसा है मैं करवा सकता हूँ। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। टू हेल्प फॉर अल्टरेशन इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इज़ द कॉस्टिंग गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी। अगर आपका मान लीजिए कि आपने जो एस्टिमेटिंग किया वो काफ़ी कॉस्टली हो गया, तो उस आधार पर फिर से आप उसकी रीप्लानिंग कर सकते हो कि नहीं, अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो मेरा कॉस्ट काफ़ी अधिक हो जा रहा है, तो क्यों ना हम उसका स्पेसिफिकेशन चेंज कर लें, चाहे कहीं क्वांटिटी को कम अधिक कर लें, यहाँ पर इसको एक्सटेंड, इस पोर्शन को हम यहीं पे रोक दें, इसको आगे नहीं बढ़ाएं। तो आप सारा अल्ट्रेशन उसमें कर सकते हो। जैसे आप सोच लो कि अगर फ्लोरिंग आपको कर रहे हो, तो फ्लोरिंग यही मान लो जो कि आप कभी कोई टेरेजो टाइल्स भी करता है, कई IPS फ्लोरिंग भी करता है, कोई रेक्टिफाइड फ्लोरिंग भी करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं कि फ्लोरिंग होते हैं, तो हम पैसे के आधार पर उसको चेंज करेंगे, तो उसमें हम अल्ट्रेशन करेंगे। 9th, टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, है ना, कि आपका जो है कि उससे जो है कि उसका कॉस्ट पता चल जाता है कि कितने कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट है। टू गिव एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका सपोज कीजिए कि कोई भी वर्क है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, उसमें आपका अर्थवर्क एक आइटम हुआ, दूसरा ब्रिक वर्क एक आइटम हुआ, तीसरा PCC एक आइटम हुआ, चौथा RCC आइटम हुआ, और भी बहुत सारे आयरन वर्क हुए। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि हमको जो है कि इसमें इतना ही पैसे खर्च करने हैं। तो आप जो है एक्सपेंडिचर को जो है कि आप कंट्रोल कर सकते हो जब आपका एस्टिमेट किया हुआ रहेगा किसी प्रोजेक्ट का। फॉर वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई आप
बिल्डिंग बनाते हो तो आपको ये देखना है कि इसमें मेरा कॉस्ट कितना आया है। तो कल होकर के आप उसे सेल करना चाहोगे तो आपको पता होगा कि नहीं इसमें कॉस्ट मेरा आया है 10 लाख, तो स्वाभाविक है कि 10 लाख तो वो कॉस्ट आया, तो इससे कम में तो हमें उसे सेल नहीं करना है। इसका मतलब उसका वैल्यू कम से कम 10 लाख हम लगाएंगे। और आपने जो अपनी ऊर्जा को उसमें खपाया, आपने जो यूज किया, अपने समय को वेस्ट किया, उस सब का भी यूज करते हुए उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसका आप वैल्यूएशन कर सकते हो। रेंट फिक्सेशन, अब अगर आपकी जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी रहेगी उसी के अनुसार उसका रेंट लिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट का किया हुआ रहेगा तो ज़्यादा रेंट लेंगे, कम कॉस्ट की बिल्डिंग रहेगी तो कम लेंगे। तो ये सारे आपके पर्पस ऑफ ईएमए थे। इसके बाद आता है द फैक्टर्स विच हैव कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कैन बी इनरोमेल एज फॉलोज, है ना। कि अब आपको जो है कि बहुत सी चीज़ें आती है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते समय जो आपको ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। कि जैसे पहले आपने जो जिस तरह से आप कर रहे थे अब वैसा नहीं कर पाएंगे। ये जो सारे फैक्टर हैं वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। अब अगर हम पहले जैसा एस्टिमेटिंग करेंगे तो आज की डेट में अगर आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ कोई भी बिल्डिंग हो सकता है कि उसकी वैल्यू न रहे उतनी। तो आपको ये चलना होगा कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस कर गई उसी के अनुसार आप चलें, उसी स्पेसिफिकेशन को यूज करें, उस तरह का टेक्निक अपनाएं कि आज के दौर में आप कम से कम सबके साथ बाज़ार में खड़े रहें। बायलॉज ऑफ दी लोकल बॉडीज़, है ना। कि अब अगर मान लीजिए कोई किसी शहर में, कोई पटना में बना रहा है, कोई चंडीगढ़ में बना रहा है, तो हर जगह का अपना अपना बायलॉज होता है, उसे भी आपको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ आपको एस्टिमेट करते समय आपको बैक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन सारे को अगर यूज करके आप किसी भी चीज़ का एस्टिमेटिंग कीजिएगा तो आपका वो एस्टिमेशन ज़्यादा बेटर होगा। चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल्स, है ना। कि पहले लोग होते थे कि 8 फीट बाई 10 फीट के कमरे में रह लेते थे, आज लोगों को बड़े बड़े कमरे चाहिए, 14 फीट इंटू 20 फीट, इस तरह का। तो आपको ये भी देखना होगा कि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको क्या क्या उस भवन में चाहिए, क्या क्या बिल्डिंग में चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको चलना होगा। तो उस तरह के ड्राइंग, और चाहे किस स्पेसिफिकेशन का उसमें हम यूज करें, तो ये चीज़ अगर देंगे तभी आपका जो माना जाएगा कि योर एस्टिमेशन इज राइट। डिमांड ऑफ इम्प्रूव्ड सर्विस, है ना। कि जो आपका जो है कि आप अगर एस्टिमेटिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ आएगी आपको कि उसके जब आप रेट उसमें कोट करोगे तो बहुत सी चीज़ें आएगी, क्योंकि बहुत ऐसी कि जो आपका उस जिस सिटी के लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो किसी भी बिल्डिंग का, उस सिटी में अवेलेबल नहीं हो, लेकिन अगर वो कहीं बाहर में मिल रहा हो तो उसकी रेट क्या होगी, उस समय आपको उसमें कंप्यूट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। फिनिशिंग रिक्वायर्ड टू डेवलप द आर्किटेक्चरल इफेक्ट, है ना। कि आजकल बहुत सारे भवन में आर्किटेक्ट का भी यूज काफ़ी अधिक हो रहा है, क्योंकि पहले तो एक सिविल इंजीनियर होता था तो सारा कुछ होता था, लेकिन आजकल आर्किटेक्ट अलग, इंजीनियर अलग होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होता है, तो बहुत तरह के इंजीनियर्स आ रहे हैं। तो अब जो भी चीज़ें बन रही है तो उसमें बहुत से चीज़ों का इफेक्ट रहता है। तो एस्टिमेट करते समय आपको इन सारे चीज़ों को देखना होगा। हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। कि अब आपको है कि कितना आपको जो भी फाइनेंस करने वाले हैं उस पर देखना होगा कि उसको कितना आपको फाइनेंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो स्थिति भी देखनी होगी। लेबर लाज, लेबर का क्या लाज है कि आप मान लीजिए कि किसी लेबर को कितने देर तक, जैसे आप कोई भी काम कंप्लीट करना चाहते हो तो ये देखना होगा कि लेबर को हमें होल डे में 8 आवर्स काम करवाना है, उसका क्या रूल्स है, उसको कितने पैसे मिलते हैं, उन सारे चीज़ों को आपको देखना होगा। तभी आप समझ पाओगे कि ये वर्क हमारा कितना में पूरा होगा। क्योंकि अगर कोई वर्क करने, कोई अगर 12 घंटे उसको यूज कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो लेबर का लाज है उसी के अनुसार उसकी आपकी
जो ये निकालना होगा कि कितने लेबर्स लगेंगे, तो उसके लेबर के लाज के अनुसार ही देखना होगा कि वो दिन भर में 8 घंटे ही करता है, उसकी रेट हर 6 महीने पे बढ़ते रहती है। वो आपको करंट रेट उसका यूज करना पड़ेगा कि उसकी रेट जो इतने उसको कम से कम मिनिमम वेज इतने मिलनी चाहिए, वो उसको देना होगा। मार्केट कंडीशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये भी देखना होगा कि जो आप उसमें मटेरियल्स यूज कर रहे हो उसकी जो स्थिति है मार्केट में क्या है। ऐसा भी स्थिति होती है कि कभी कभी कि कोई भी चीज़ आपका मार्केट में बहुत मुश्किल से आता है और उस चीज़ को अगर आप यूज कर रहे हो तो उस ऑनर को ख़रीदने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ हो सकती है ये कि आप अगर सपोज करो कि जो लोकल मटेरियल मार्केट में आपको अवेलेबल हैं और उसकी वो जो है दूसरे जगह काफ़ी कम दामों में अवेलेबल है, तो उसमें कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है एस्टिमेटिंग में कि आप उसको कैरेज करके बाहर से ला सकते हो, है ना। ऐसी स्थितियां होती है। जैसे आप सपोज करो कि आप चंडीगढ़ में कोई हाउस बना रहे हो, अगर चंडीगढ़ का पत्थर जो है बेटर स्थिति में नहीं है और वहाँ से दूर राजस्थान से अगर कहीं हमको पत्थर लाना है, तो हमें तो ये देखना होगा ना कि वो चंडीगढ़ में वो पत्थर अवेलेबल है, वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन राजस्थान में वो पत्थर ज़्यादा अच्छे कंडीशन में अवेलेबल है। तो वो आपको मार्केट देखना होगा, किसी भी मटेरियल का उसमें मार्केट देखना होगा कि उसकी मटेरियल्स की क्या कंडीशन है, उसी के अनुसार उसमें हम उसका रेट कोट करते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन टाउन एंड सिटीज़, अब किसी बिल्डिंग को टाउन और सिटी में अगर बनाते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो क्या क्या हमें वहाँ पे ये बरतनी पड़ेगी, क्या बोलते सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, वो भी हमें देखना होगा। क्योंकि जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाउन में बना रहे हैं या सिटी में बना रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होगी, उस खर्च को भी उस एस्टिमेटिंग में डालना होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे फ्री स्पेस है वहाँ पे जो बनाओगे और कहीं मार्केट या सिटी में बनाओगे तो दोनों का खर्च एक आएगा। आपको चूँकि अगर आप टाउन में बनाते हो तो हो सकता है कि मटेरियल जो आपको स्टॉक करने का जगह नहीं मिले। आप अगर रूरल क्षेत्र में बनाते हो तो मटेरियल आप स्टॉक कर सकते हो। तो इन सारे चीज़ों को देखना होगा। तो ये सारे इफेक्ट डालते हैं एस्टिमेटिंग इन कॉस्टिंग पर। वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल सीटीसी, ये है कि अगर उस बिल्डिंग मटेरियल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना है जो हमें वाइड रेंज में मिलते हों, तो इस तरह से आप लोग एस्टिमेटिंग का जो है ये इफेक्ट डालता है और वो पर्पस था। बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले क्लास में।